हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत। आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया कीजिएगा आप सभी को मेरे द्वारा लिखी हुई आज की कहानी कैसी लगी। मनीषा का छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास आता और कहता, भैया आपने सुना मनीषा का बड़ा भाई क्या हो गया? क्या सुना? अरे भैया, वो रवि है ना, जिसका विवाह हमारी मनीषा के साथ हुआ था। हाँ तो अरे, हमारे घर से जाने के बाद उसने अपने भाई के साथ मिलकर जो व्यापार किया है ना, उसमें उसे बहुत फायदा हो रहा है। अरे वह तो आसमान छू रहा है, तो अब क्या करें, वह तो जा चुका। कहता था तुझसे थोड़े आराम से बात कर लिया कर। मनीषा के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, लेकिन तू तो उससे अच्छे से बात करता नहीं था। अरे भैया, जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ो। मनीषा तो अभी घर पर ही है ना, उससे बात करते हैं। दोनों भाई मनीषा के पास जाते। मनीषा घर में पोछा लगा रही थी। मनीषा के भाइयों ने कहा, अरे क्या कर रही है तू? तू तो इस घर की मालकिन है, नौकरानी वाले काम क्यों कर रही है? और अपनी पत्नी को बुलाकर कहता, आज के बाद यदि तुमने मनीषा से घर का कोई भी काम कराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बहन को रानी की तरह रखा करो। और मनीषा से कहता, मनीषा, हमारी वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है और हम उसे सुधारना चाहते हैं। मैं रवि से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। तुम तैयार हो जाओ, आज ही हम रवि के घर चलेंगे और तेरी जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। मनीषा ने कहा, यूँ अचानक आज मुझ पर प्यार क्यों आ गया? मनीषा के भाइयों ने कहा, अरे हम तो तुझसे हमेशा ही प्यार करते थे, तुम यही क्या कह रही हो? तेरे भलाई के लिए ही तो तुझे यहाँ पर लेकर आए थे, कि तुझे ससुराल में अपनी सास के और ससुर के ताने ना सुनने पड़े। तू भी तो इस घर में रहना चाहती थी। मनीषा ने कहा, तुम लोग मुझे कभी भी प्यार नहीं करते थे। तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ रवि की जायदाद पाना चाहते थे, जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे मोहरा बनाया। लेकिन अब मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाली। मेरी वजह से तुम लोग रवि की पूरी जायदाद पहले छीन चुके हो। तुम लोगों के कहने पर मैं रवि को इस घर में लेकर आई थी। वही घर जमाई बनकर इस घर में रहने लगा, और जब तक उसके पास पैसे थे तो तुम लोगों उसकी इज्जत करते रहे, और जब उसके पूरे पैसे तुम लोगों ने छीन लिए तो उसके साथ नौकरों सा व्यवहार करने लगे। और मैं भी पकड़ी, तुम लोगों के कहने पर उसे कोई अहमियत नहीं देती थी, उसके साथ नौकरों सा व्यवहार किया। लेकिन अब मैं तुम्हारी मीठी मीठी और चिपड़ी चिपड़ी बातों में नहीं आने वाली। तुम लोग मेरी खुशी के लिए मुझे रवि के पास लेकर नहीं जा रहे हो। तुम सिर्फ मुझे रवि के पास इसलिए लेकर जा रहे हो क्योंकि रवि पहले की तरह फिर से पैसे वाला हो गया है, और तुम लोग फिर से उसके पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं रवि के पास कभी नहीं जाऊंगी। मनीषा के भाइयों ने कहा, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तो तुम्हारी खुशी चाहते हैं, मेरी खुशी चाहते हो। आज अचानक से रवि को यहाँ से गए हुए 1 साल हो गया, और उसके बाद तुम सब मुझसे इस घर में नौकरानी की तरह काम करा रहे हो। रवि को भी तुम सब ने इस घर में नौकर की तरह रखा था, और रवि के पैसों से ही घर खरीद लिया था। तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तभी मनीषा की भाभी कहती, इस तरह मानने वाली नहीं है तू। सुन ले मनीषा, यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो इस घर में नहीं रह सकती। तू सच कह रही है, हमें रवि की जायदाद ही चाहिए, और तुझे रवि के पास जाना होगा और अपने आंसू बहाकर उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा, वरना तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। मनीषा ने कहा, अब तुम सब मिलकर मेरी जान भी ले लो, लेकिन मैं अब रवि के पास जाने वाली नहीं हूँ। अरे वही तो मुझे हमेशा पत्नी का दर्जा देता रहा, लेकिन मैंने कभी पत्नी धर्म निभाया ही नहीं। वह मुझसे प्यार करता रहा और मैंने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। आखिर मैं उसके पास क्या मुंह लेकर जाऊं? नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, और तुम लोग भी अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। एक बार तुमने रवि की पूरी जायदाद छीन ली है, लेकिन अब तुम उसकी जायदाद नहीं छीन सकते। मनीषा के भैया
ने कहा, देख प्यार से तुझे समझा रहे हैं, मान जा हमारी बात वरना निकल जा इस घर से। मनीषा की भाभी मनीषा का हाथ पकड़ती और उसे धक्के देकर घर से निकाल देती और कहती हैं कि इस घर में रहना है तो जो हम कहेंगे वही तुझे करना होगा। मनीषा उनसे साफ कहती, अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, मैं अब कभी भी रवि को धोखा नहीं दूंगी। मनीषा की भाभी कहती, तो ठीक है, जो दिखाए सो कर, अब तेरी जगह इस घर में नहीं, कहकर दरवाज़ा बंद कर देती। मनीषा भी वहाँ से चली जाती और रोते रोते सोचती, यह मेरे ही कर्मों की सजा है, मैंने जो अपने पति के साथ किया उसकी सजा यही है। रवि, तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकी। तुम्हें तुम्हारी परिवार के खिलाफ भड़काया और इस घर में घर जमाई बनाकर लेकर आई। तुमने मेरे कहने पर अपने परिवार से हिस्सा लिया और मेरे कहने पर मेरे साथ मेरे मायके भी रहने के लिए आ गए, लेकिन मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकी। मेरे मायके वालों ने तुम्हारे पूरे पैसे रख लिए और उसके बाद तुम्हारे साथ नौकरों सा व्यवहार किया और मैं खरी खरी सब कुछ देखती रही, तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं बोली, इसलिए मुझे तो मेरे कर्मों की सजा मिलनी ही थी। ना जाने तुम कितनी रात भूखे सोए थे, लेकिन मुझे तो तुम्हारी कदर ही नहीं थी। सोचते हुए मनीषा जा रही थी, तभी उसके सामने एक कार आती और मनीषा बेहोश हो जाती। गाड़ी में से एक औरत उतरती और वह मनीषा को होश में लाने की कोशिश करती। मनीषा होश में नहीं आती। वह औरत मनीषा को अपने साथ ले जाती और डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप कराती। वह औरत डॉक्टर से पूछती, सब ठीक तो है ना, कहीं इसे कोई गंभीर चोट तो नहीं आई? डॉक्टर ने कहा, नहीं ठीक है, लगता है कई दिनों से सही से खाना नहीं खाया, कमज़ोर भी दिखती है, जिसके कारण बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। यह कुछ मेडिसिन है, आप समय पर इन्हें देते रहना। वह औरत जिसका नाम पार्वती था डॉक्टर से कहती, हाँ मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगी। थोड़ी देर बाद मनीषा को होश आता और वह मनीषा से पूछती, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा नाम क्या है? मनीषा, आप कौन हैं और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? पार्वती कहती, मैं गाड़ी चलाकर जा रही थी, तभी तुम मेरी गाड़ी के सामने आ गई। वही तो अच्छा हुआ कि ब्रेक सही समय पर लग गया, वरना कुछ भी हो सकता था। मनीषा ने कहा, आपने ब्रेक लगाया ही क्यों? मर जाने दिया होता मुझे, अब मेरी इस जिंदगी में बचा ही क्या है कि मैं जीऊँ? कहते कहते मनीषा रोने लगती। पार्वती ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर आपके साथ हुआ क्या? पहले आप मुझे अपना नाम तो बताइए। मनीषा, मेरा नाम मनीषा है और मैं एक ऐसी पत्नी हूँ जिसने अपने ही पति को घर जमाई बनने पर मजबूर किया। मैं अपनी ससुराल में अपनी सास के साथ खुश नहीं थी, उनका बार बार टोकना मुझे पसंद नहीं आता था। जब मैंने अपनी माँ से कहा तो मेरी माँ ने कहा, यदि तुम वहाँ पर खुश नहीं हो तो दामाद जी से कहो कि अपना हिस्सा ले और हमारे घर पर आकर रहने लगे। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अपने पति को उनकी माँ और उनके परिवार के खिलाफ भड़काया और उनसे कहा हिस्सा ले लीजिए, और उन्होंने हिस्सा भी ले लिया और मेरे साथ मेरे मायके घर जमाई बनकर रहने लगे। जब तक उनके पास पैसा था तब तक तो मेरे भाई और मैं उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेरे पति का पूरा पैसा छीन लिया और उनके साथ नौकरों सा व्यवहार करने लगे। मेरे ही सामने उनका अपमान करते थे, लेकिन मैं खरी खरी सब कुछ देखती थी क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी खुशी दिख रही थी, अपने पति का दुख नहीं। एक दिन ना जाने मेरे पति को क्या हुआ और वही घर छोड़कर चले गए। उस दिन से मेरे मायके वालों का मेरे प्रति व्यवहार बदल गया और मुझे उस घर की नौकरानी बनाकर घर के सारे काम कराने लगे। जब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति के साथ कितना गलत हुआ था। रोते रोते मनीषा कहती जा रही थी और कह रही थी, आज जब मेरे पति ने फिर से अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर लिया है तो मेरे भाई चाहते हैं कि मैं अब अपने पति के पास फिर जाऊं और वह लोग उनकी फिर से दौलत हड़पना चाहते हैं। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब आप ही बताइए, मैं जी कर क्या करूं? मुझ जैसी औरत का तो मर जाना ही ठीक है। पार्वती ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वही बहुत गलत हुआ। हाँ, तुमने अपने पति के साथ भी सही नहीं किया, लेकिन आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें अपने पति के पास जाना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। मनीषा ने कहा, किस मुंह से मैं अपने पति से माफ़ी मांगूं और किन किन गलतियों के लिए मैं उनसे माफ़ी मांगूं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं
अपने पति का सामना कर सकूं। मैं उनके पास नहीं जा सकती। और पार्वती से कहती, आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ। पार्वती ने कहा, कहाँ जाओगी? मनीषा ने कहा, पता नहीं, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पार्वती ने कहा, जब तक तुम्हें रहने के लिए कोई अच्छा सा घर नहीं मिल जाता तुम यहाँ पर ही रहो। मनीषा ने कहा, मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। पार्वती ने कहा, मेरी बात समझो, तुम अकेली कहाँ जाओगी? तुम्हारा यहाँ पर ही रहना ठीक है। मनीषा पार्वती की बात मान जाती और उसी घर में रहने लगती। एक सप्ताह हो गया था मनीषा को पार्वती के घर में रहते हुए। मनीषा देख रही थी पार्वती अपने ससुराल में कितनी खुश है। पार्वती की भी उसकी सास के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह बोलने लगती हैं। पार्वती के देवर और उसकी ननद तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा ही ससुराल मुझे मिला था, लेकिन मैं उसकी कदर न कर सकी। सोचते हुए मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पार्वती की सास आती और कहती, क्या हुआ बेटा? मनीषा कहती है, पार्वती कितनी खुश नसीब है कि वही आप सबके साथ रह रही है, और मैं बदनसीब, मुझे भी एक ऐसा ही ससुराल मिला, लेकिन मैं उसकी कदर ना कर सकी। पार्वती की सास ने कहा, बेटी, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना ससुराल छोड़कर चले जाएं। सच कहूँ तो एक औरत की जब शादी हो जाती है तो वह अपनी ससुराल में ही अच्छी लगती है, अपने मायके में नहीं। मेरी भी बेटी की कुछ दिनों बाद शादी है और मैं नहीं चाहूँगी कि वह अपना घर छोड़कर अपने मायके रहने के लिए आए। मनीषा ने कहा, आप सच कह रही हैं। पार्वती मनीषा का ख्याल रखती, उसे समय पर दवाई देती। मनीषा पार्वती से कहती, मेरे अपनों ने तो मुझे ठुकरा दिया, लेकिन आप तो पराई होकर मेरा ख्याल छोटी बहन की तरह रख रही हो। पार्वती कहती, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, चलो जल्दी से दवाई खा लो। इस तरह दिन निकलते गए और एक दिन पार्वती मनीषा को सुबह से नाश्ते के लिए बुलाती। मनीषा नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठती तो मनीषा देखती कि कोई और तो नाश्ता कर ही नहीं रहा है। मनीषा ने कहा, आप सब खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तभी पार्वती ने कहा, आज करवा चौथ का दिन है, हम सब ने अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखा है, जिससे हमारे पतियों की आयु। यह सुनकर मनीषा ने भी नाश्ता करने से मना कर दिया और कहा, मैं भी अपने पति के लिए व्रत जरूर रखूंगी। पार्वती की सास ने कहा, अच्छा है बेटी, तू भी व्रत रख, तेरी भगवान सुन ले और तेरी मुलाकात हो जाए तेरे पति से। मनीषा पार्वती की ननद से कहती, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? पार्वती की ननद कहती, शादी नहीं हुई तो क्या हो गया, सगाई तो हो गई। मुझे पता है मेरा जीवन साथी कौन है, उन्हीं के लिए व्रत रखा है। आज वही मेरा व्रत करवाने के लिए भी आ रहे हैं। अच्छा, बहुत प्यार करती हो? हाँ, बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। मनीषा ने कहा, अच्छा है, इस बहाने मैं भी तुम्हारे होने वाले पति से मिल लूँगी। रात हो चुकी थी, चांद भी निकल आया था, लेकिन अभी तक पार्वती की ननद के होने वाले पति आए नहीं थे। मनीषा भी उन्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही इंतजार के बाद पार्वती की ननद निशा के होने वाले पति आते, और जब मनीषा निशा के होने वाले पति को देखती तो आश्चर्य में पड़ जाती, क्योंकि वह कोई और नहीं, रवि का छोटा भाई विनीत था। विनीत भी मनीषा को देखकर हैरान रह जाता और कहता, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और यह व्रत किसके लिए रखा है? क्या अब किसी और लड़के को घर जमाई बनाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? किसी और के हंसते खेलते परिवार को दुखों में बदलना चाहती हो? यह सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते और वह वहाँ से चली जाती। तभी निशा पूछती, तुम इनसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? वैसे भी वह हमेशा दुखी ही रहती हैं। विनीत ने कहा, ये मेरे बड़े भाई की पत्नी मनीषा है, इन्होंने मेरे भाई के साथ बहुत गलत किया है। इन्हीं की वजह से मेरे भैया हंसते तो हैं, लेकिन कभी खुश नहीं हुए। इनकी वजह से ही मेरे भाई की ज़िंदगी में हंसी और हमारे परिवार से खुशियाँ चली गई। पर अब यह यहाँ क्या कर रही हैं? तब पार्वती ने कहा, तुमने जो भी कहा वह सच है, लेकिन मनीषा के पश्चाताप के आंसू ने उसके किए हुए सारे गुनाहों को धो दिया है। यदि तुम्हारे भाई खुश नहीं है तो मनीषा भी खुश नहीं है। तुम्हारे भाई के जाने के बाद मनीषा की माँ की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसके भैया और भाभी ने मनीषा को बहुत परेशान किया। मनीषा के साथ हुई सारी घटना वह विनीत को बता देती हैं और पूछती, अब बताओ क्या अभी भी मनीषा गलत है? विनीत, मैंने क्रोध में कुछ चाहता ही कह दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा। अपनी भाभी को आज अपने साथ उनके घर ले जाऊँगा, जहाँ उनके पति रवि हैं। विनीत मनीषा के पास जाता और कहता, भाभी अपने घर चलिए, व्रत
भैया के लिए रखा है तो वही आपका व्रत खोलेंगे। शायद भगवान भी चाहता है कि आप दोनों के दुख भरे दिन अब समाप्त हो जाएं। मनीषा, क्या रवि मुझे माफ़ करेगा? विनीत, भाभी जरूर करेंगे। मनीषा विनीत के साथ रवि के पास जाती, साथ में पार्वती और उसकी सास भी जाती। जब मनीषा रवि के घर पहुंचती तो रवि मनीषा को देखकर विनीत से कहता है, तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए? विनीत, भैया भाभी को अपनी गलती की जितनी सजा मिलनी थी उससे ज़्यादा मिल गई है, अब आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। रवि, यह यहाँ पर माफ़ी मांगने नहीं आई है, मेरे पास आज फिर से पैसा है इसलिए यहाँ पर आई है, क्योंकि इसे फिर से मेरे पैसे चाहिए। मैं कहता हूँ इसे घर से बाहर निकाल दो। यह सुनकर मनीषा जाने लगती, तभी पार्वती की सास मनीषा का हाथ पकड़कर उसे रोकती और कहती, रुको बेटी, और रवि से कहती, आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार जितनी मनीषा है उससे ज़्यादा तुम खुद हो। तुमने कभी भी अपने परिवार से प्यार नहीं किया था। जिस भाई को आज तुम इतना प्यार करते हो उसी भाई से पहले तुम नफरत करते थे, इसलिए मनीषा तुम्हें तुम्हारी परिवार के खिलाफ भड़का सकी। और तुमने कभी मनीषा को अपने परिवार की अहमियत समझाई थी क्या? तुमने कभी मनीषा से कहा था कि तुम अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने छोटे भाई बहन से प्यार करते हो? कितना प्यार करते हो तुमने कभी बताया था? तुम भी तो मनीषा के साथ उनकी बुराई करते थे। तो मनीषा को एहसास होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि जब तुम्हारा परिवार तुम्हें पसंद नहीं करता तो मनीषा को पसंद क्यों करेगा। और तुम सोच रहे हो मनीषा तुम्हारी जायदाद के लिए यहाँ आई है, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। उसके भाइयों ने उससे कहा था कि तुम रवि के पास जाओ और उससे उसके पैसे लेकर आओ, तो जानते हो उसने अपने भाइयों का घर छोड़ दिया, लेकिन वह तुम्हारे पास कभी नहीं आई। आज तुम्हारा छोटा भाई उसे लेकर आया है। तुम एक बार खुद से पूछो, क्या सारी गलती मनीषा की थी, तुम्हारी नहीं? तभी रवि के छोटे भाई विनीत ने कहा, भैया यह तो सच है, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी थी, और बिना भाभी के हमारा परिवार पूरा कैसे हो सकता है? मम्मी और पापा यदि देख रहे होंगे तो वह यही चाहते होंगे कि मनीषा भाभी इसी घर में रहें। रवि की आंखों में आंसू आ जाते और वह कहता, आप सब सही कह रहे हैं, गलती तो मेरी भी थी। वह मनीषा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आता। तभी रवि का छोटा भाई विनीत कहता, गलती आप दोनों की थी, लेकिन उससे ज़्यादा गलती मनीषा भाभी के भाइयों की थी। अब हमें उन्हें सबक जरूर सिखाना चाहिए। तभी पार्वती ने कहा, अब उन्हें सबक सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें भगवान पहले ही सबक सिखा चुका है। रवि के आने के बाद उनका व्यवसाय वैसे भी कम हो चुका था और उनके फिजूल खर्चों और जुए की लत ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। जिस घर को उन्होंने रवि के पैसों से खरीदा था अब वह भी उनका नहीं रहा। भगवान उन्हें उनकी गलती की सजा दे चुका है। रवि ने कहा, जो वो सो हो गया, अब हमें उसे भूलकर आगे की जिंदगी शुरू करनी चाहिए। तभी रवि का भाई कहता, भैया आप सच कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप भाभी का करवा चौथ का व्रत खुलवा दीजिए। भाभी ने आपकी लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। रवि मनीषा को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवा देता और अब रवि और मनीषा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।